हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरजे नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्लास नंबर 7। ओके, इसमें तो 15 to 20 क्वेश्चंस है और टोटली जितने भी क्वेश्चंस है एनक्लेक्स प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो दिल्ली एम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई सा भी एम्स हो उसमें अगर एम्स एनक्लेक्स से क्वेश्चंस आता है तो वो प्रायोरिटी बेसिक क्वेश्चंस आता है। ओके, क्योंकि जो ट्रेंड अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसमें से हर क्वेश्चंस एनक्लेक्स से पूछे जाते हैं और वो भी क्वेश्चंस प्रायोरिटी बेस वाले होते हैं। तो इसके अंदर प्रायोरिटी बेस क्वेश्चंस है, टोटली क्वेश्चंस प्रायोरिटी बेस एनक्लेक्स बेस वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, एक चीज़ आपके दिमाग में अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है कि लॉकडाउन की वजह से अभी कोई प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी नहीं आने वाली है। बट मैं आपको अभी बता दूं कि जो दिल्ली एम्स है, ओके, जो दिल्ली एम्स है उसके अंदर लगभग 800 पोस्ट अभी सितंबर के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में, उसके अंदर ये वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसा ना समझे कि कोई वैकेंसी नहीं है तो तैयारी नहीं करते हैं, बट तैयारी करते रहिए, आपको वैकेंसी ज़रूर मिलेगी। बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। और फ्रेंड्स, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें अगर आपको डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। A client is 2-day post-operative colon resection. After a cupping episode, the client wound eviscerates. Which nursing action is most appropriate? 2-day post-operative colon resection client है, उसमें कपिंग एपिसोड हो चुका है और उसके बाद में उसमें क्या हुआ है, वुंड इविसरेट हुआ है। तो कौन सा नर्सिंग एक्शन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसके बारे में अपने इसमें बात करने वाले हैं। दो टर्म्स होते हैं, एक तो इविसरेशन, ओके, इविसरेट और एक डिसेंस। ओके, तो इविसरेट्स और डिसेंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई सा भी, जैसे ये हुंड हो गया, ओके, इसमें अगर यहाँ पे सूचर्स लगे हुए हैं, ओके, तो ये सूचर्स लगे हुए हैं, अगर कोई भी प्रोट्रूजन या कोई ऑर्गन अगर किनारों से आता है, ओके, एज ऑफ द सूचर्स एज, यहाँ से अगर कोई ऑर्गन प्रोट्रूड होता है तो उसको बोलते हैं डिसेंस। ओके, वुंड डिसेंस। और नेक्स्ट बात करते हैं इविसरेशंस की। अगर कोई ऑर्गन प्रोट्रूड होता है जो सूचर्स है उसके बीच में से, ओके, तो उसको बोलते हैं इविसरेट्स। तो ये दो टर्म्स है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो कौन सी नर्सिंग एक्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रायोरिटी रखना है इविसरेट के अंदर, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर इसमें राइट आंसर्स की मैं बात करूं तो राइट आंसर इसके अंदर होने वाला है कवर द वुंड विथ स्टेराइल सैलाइन सोक ड्रेसिंग। कोई भी अगर इविसरेट का पेशेंट है तो आपको सबसे पहले उसको कवर करना है वुंड को, और किससे कवर करना है, स्टेराइल सैलाइन सोक्ड ड्रेसिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 27 रेशनल, जिसके अंदर दिया गया है आंसर सी इज करेक्ट है। इफ द क्लाइंट इविसरेट द abdominal content should be covered with sterile saline soak dressing. Reinserting the content should not be action and will require that the client return to surgery. तो ये इसका रेशनल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। The nurse is preparing a client for surgery. Which item is most important to remove before sending the client to the surgery? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है हियरिंग एड, कॉन्टैक्ट लेंस, वेडिंग रिंग, आर्टिफिशियल आइज। तो कौन सा ऐसा आइटम है जिसको रिमूव करना इम्पोर्टेंट है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमूव द कॉन्टैक्ट लेंस बिकॉज लीविंग देम इट कैन लीड टू कॉर्नियल ड्राइनेस। ओके, जब ये अगर उसमें प्रेजेंट रहता है तो कॉर्नियल ड्राइनेस करता है, पर्टिकुलरली विथ कॉन्टैक्ट लेंस देट आर नॉट एक्सटेंडेड वियर लेंस। ओके, लिविंग इन द hearing aid or artificial eye will not harm the clients. Leaving the wedding rings on
इज आल्सो अलाउ, यूजुअली द रिंग इज कवर्ड विथ टेप्स। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, द नर्स ऑन 311 शिफ्ट is assessing the chart of client with an abdominal aneurysm scheduled for surgery in the morning and find that the consent form has been signed but the client is unclear about the surgery and possible complications। पेशेंट की सर्जरी होने वाली है मॉर्निंग में, बट जो पेशेंट है, जो भी सर्जरी है उस और जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है उससे अनक्लियर है। ओके, तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इसमें होने वाला है नर्स को कौन सा एक्शन लेना है? तो ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। फर्स्ट बात करते हैं, कॉल द सर्जन एंड आस्क हिम और हर टू सी द क्लाइंट टू क्लेरिफाई द इंफॉर्मेशन। सेकेंड है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस टू द क्लाइंट्स। थर्ड है, चेक इन द फिजिशियन प्रोग्रेस नोट्स टू सी इफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन डॉक्यूमेंटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑप्शन 4, चेक विद द क्लाइंट फैमिली टू सी इफ दे अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स फुली। तो अगर इसमें राइट आंसर्स की बात करें तो इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, कॉल द सर्जन एंड आस्क हिम और हर टू सी द क्लाइंट्स टू क्लेरिफाई द इंफॉर्मेशन। सर्जन को कॉल करना है कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है डिजीज से रिलेटेड उसको क्लेरिफाई करे। ओके, तो ये अपने को इसमें कॉल करना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रेशनल के बारे में। रेशनल में दिया गया है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिशियन टू एक्सप्लेन एंड क्लेरिफाई द प्रोसीजर्स टू द क्लाइंट। ओके, कोई भी डिजीज़ अगर उसका प्रोसीजर होने वाला है, उसकी सर्जरी होने वाली है, तो उसको एक्सप्लेन करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इसमें एक्सप्लेन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी फिजिशियन का होता है। ओके, नर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नर्स का कोई रोल नहीं होता है, इससे फिजिशियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट फॉर रिस्क ऑफ हाइपरफॉस्फेटेमिया which piece of information is most important for the nurse to obtain? क्वेश्चंस में दिया गया है कि एक क्लाइंट है, उसको रिस्क है हाइपरफॉस्फेटेमिया का, तो उसमें कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर नर्स ऑब्टेन करने के लिए। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट है, ए हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट इन द नेक रीजन। सेकेंड है, ए हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी। थर्ड है, ए हिस्ट्री ऑफ मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी। एंड लास्ट है, ए हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट फूड इंटेक्स। ओके, तो इसमें हाइपरफॉस्फेटेमिया होने का जो रिस्क है उसके अंदर अगर राइट आंसर्स की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन ट्रीटमेंट्स इन द नेक रीजन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो रेशनल में दिया गया है उसके बारे में। रेशनल में दिया गया है कि प्रीवियस रेडिएशंस टू द नेक माइट हैज डैमेज द पैराथायरॉयड ग्लैंड which are located on the thyroid glands and interfere with the calcium and phosphorus regulations। तो इस प्रकार से हाइपरफॉस्फेटेमिया इसके अंदर होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द एक्यूट केयर यूनिट। इनिशियल लेबोरेटरी वैल्यू रिवेल सीरम सोडियम ऑफ द 170 मिलीक्यूलेंट्स पर लीटर। What behavior change would be most common for this clients? एक क्लाइंट है, एडमिट हुआ है एक्यूट केयर यूनिट के अंदर, तो उसका इनिशियल जो लेबोरेटरी वैल्यू है वो है सीरम सोडियम लेवल का 170 मिलीक्यूलेंट्स पर लीटर्स। तो कौन सा बिहेवियर है मोस्ट कॉमन जो उसमें चेंज होने वाला है? एंगर, मेनिया, डिप्रेशन एंड साइकोसिस। तो इसमें कौन सा ऐसा सिम्टम है, कौन सा बिहेवियर है जो उसमें चेंज होने वाला है? राइट आंसर है इसके अंदर मेनिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके रेशनल के बारे में। द क्लाइंट विथ सीरम सोडियम ऑफ 170 मिलीक्यूलेंट्स पर लीटर हैज हाइपरनेट्रेमिया एंड माइट एग्जिबिट मैनिक बिहेवियर।
जब 170 मिलीकुलेंट्स पर लीटर अगर सोडियम का लेवल इसमें हो जाता है तो उसमें बिहेवियर चेंज होता है, मेने वाले बिहेवियर उसके अंदर आ जाते हैं। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द नर्स इज ऑब्टेन ए हिस्ट्री ऑफ 80-year-old clients. Which statement made by the client might indicate a possible fluid and electrolyte imbalance? 80 ईयर का एक ओल्ड पेशेंट है, उसका हिस्ट्री ऑब्टेन कर रही है नर्स। ओके, तो उसके अंदर स्टेटमेंट में मेड बाय द क्लाइंट माइट इंडिकेट पॉसिबल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। पॉसिबल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का उसमें कारण क्या होने वाला है? चार ऑप्शन इसमें अपने सामने हैं। फर्स्ट है माई स्किन इज ऑलवेज सो ड्राई। सेकेंड है आई ऑफन यूज ए लेक्सेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन। थर्ड है आई हैव ऑलवेज लाइक्ड टू ड्रिंक ए लॉट ऑफ आइस टी। एंड डी है आई समटाइम्स हैव ए प्रॉब्लम विथ ड्रिबलिंग यूरिन। चार ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। राइट आंसर्स के अगर इसमें बात करें तो इसके अंदर ऑप्शन बी राइट होने वाला है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का। बिकॉज आई ऑफन यूज लेक्सेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशंस। लेक्सेटिव की वजह से डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस के लिए लेक्सेटिव यूज करते हैं, तो उसमें फ्लूइड एंड डायरिया, जो फ्लूइड इम्बैलेंस है और डायरिया है जो मोस्ट कॉमनली हो जाता है। ओके, लेक्सेटिव की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रेशनल्स के बारे में, जिसमें दिया गया है कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ लेक्सेटिव कैन लीड टू डायरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। ओके, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें डायरिया और जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस है वो फ्लूइड फ्रीक्वेंट जो लेक्सेटिव लेने की वजह से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। एक क्लाइंट विजिट द क्लिनिक आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट। ओके, विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट सिस्टर सिग्निफाइज एबनॉर्मल ग्रेविंग। एक क्लाइंट है, विजिट में आया क्लिनिक आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स के डेथ के बाद में विजिट के अंदर आया हुआ है, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो क्लाइंट की सिस्टर को सिग्निफाई करता है कि उसमें एबनॉर्मल ग्रीविंग जो प्रोसेस होती है डेथ। ओके, तो इसके अंदर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर्स के अगर इसमें बात करें तो राइट आंसर इसके अंदर ऑप्शन डी। ओके, सेली हैज नॉट बीन सेड इट ऑल बाय डैडी डेथ, सी एक्ट लाइक नथिंग हैज हैपेंड। ओके, ये इसका राइट आंसर है। रेशनल्स के बारे में अगर इसमें बात करें तो रेशनल है इसके अंदर एबनॉर्मल ग्रेविंग इज एग्जिबिट बाय ए लैक ऑफ फीलिंग सैड। इफ द क्लाइंट सिस्टर appear not to grieve, it might to abnormal grieving. This family members might to suppressing feeling of grief. ओके, ग्रीफ की जो फीलिंग है वो इस प्रकार फैमिली जो मेंबर है वो इसमें सफरेस करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू वियर व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द क्लाइंट विथ कफ। नर्स रिकॉग्नाइज करती है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट जो वियर होता है PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो अपने को वियर करना है इस टाइम में, तो डायरेक्ट केयर टू द क्लाइंट विथ कफ। कफ का एक पेशेंट है, उसकी डायरेक्ट केयर करनी है, तो कौन सा ऐसा PPE है जिसको इसमें प्रायोरिटी दी गई है कफ वाले पेशेंट के लिए जब नर्स उसकी केयर कर रही है? मास्क, गाउन, ग्लव्स एंड शूज कवर्स। तो अगर इसके अंदर ऑल ऑफ द ऑप्शन आता है इसकी जगह, तो इसके अंदर तीनों ये राइट होने वाले हैं। ओके, बट इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव इसमें नहीं आया, तो फर्स्ट अगर प्रायोरिटी इसमें देखी जाए तो इसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी है मास्क वाली। ओके, राइट आंसर इज मास्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसका रेशनल, इफ द नर्स इज एक्सपोज्ड टू द क्लाइंट विथ कफ, द बेस्ट आइटम्स टू वियर इज ए मास्क। If the answer had include a mask, gloves and gown, all would be appropriate, but in this case only one item is listed. Therefore, answer B and C are incorrect. Shoes cover are not necessary, so answer D is incorrect. मैंने आपको बता दिया है, वही इसमें दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ डायग्नोसिस ऑफ हिपेटाइटिस। एक नर्स केयर कर रही है, एक पेशेंट है हिपेटाइटिस का, उसके बारे में। हु इज एक्सपीरियंसिंग प्रूराइटिस, ओके, जो कि उसके अंदर देखा जा रहा है कि उसके अंदर प्रूराइटिस भी है। विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, तो कौन सा उसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन होने वाला है। चारों ऑप्शन है। फर्स्ट है सजेस्ट दैट द क्लाइंट टेक वार्म शावर, BID, एड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट्स बाथ वाटर। बेबी ऑयल यूज करना है, ऐड करना हो जब बाथ वाटर कर रहा हो पेशेंट तब। अप्लाई पाउडर टू द क्लाइंट स्किन्स, क्लाइंट की स्किन में पाउडर अप्लाई करना है। फोर्थ है सजेस्ट ए हॉट वाटर राइस रिंस आफ्टर बाथिंग। तो चारों ऑप्शन है। अगर राइट आंसर्स की इसमें बात करें तो बी ऑप्शन जो है ये इसमें राइट आंसर है, एड बेबी ऑयल टू द क्लाइंट बाथ वाटर। रेशनल है इसका, ऑयल कैन बी अप्लाइड टू हेल्प विद द ड्राई स्किन एंड टू डिक्रीज इचिंग, सो एडिंग बेबी ऑयल टू बाथ वाटर इज समथिंग सूथिंग टू द skins. Answer A is incorrect because bathing twice a day is too frequent and can cause more dryness. Okay. Answer C is incorrect because powder is also drying. Powder is also drying. Rinsing with hot water is stayed in answer D. ड्राइड आउट द स्किन एज वेल। ओके, तो ये इसका रेशनल है, जो चारों जो ऑप्शन है उसको भी क्लेरिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ए क्लाइंट विथ पेनक्रियाटाइटिस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट्स, विच ऑर्डर वुड द नर्स एंटीसिपेट्स। ऑप्शन 4 चारों आपके सामने हैं। फर्स्ट है ब्लड प्रेशर एवरी 15 मिनट्स, इंसर्शन ऑफ लेविन ट्यूब, कार्डियक मॉनिटरिंग, ड्रेसिंग चेंज 2 times पर डे। ओके, तो इसमें अगर राइट आंसर्स की इसमें बात करें तो बी ऑप्शन जो है इंसर्शन ऑफ लेविन्स ट्यूब, ये इसका राइट आंसर है। रेशनल्स, द क्लाइंट विथ पेनक्रियाटाइटिस फ्रीक्वेंटली हैज nausea and vomiting. Lavage is often used to decompress the stomachs and rest the bowel, so the insertion of a Levin tube should be anticipated. तो ये इस प्रकार इसमें आंसर दिया गया है कि लेविस ट्यूब को क्यों यूज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट आफ्टर कोलेसिस्टेक्टोमी, Montgomery straps are utilized with this client. The nurse is aware the Montgomery straps are utilized on this client because एक क्लाइंट है जिसके अंदर यूनिट आफ्टर एडमिट किया गया है उसको आफ्टर कोलेसिस्टेक्टोमी। तो उसके अंदर क्या है, मोंटगोमरी जो स्ट्रेप्स है उसको यूटिलाइज करना है क्लाइंट के अंदर। तो नर्स को अवेयर होना है कि मोंटगोमरी जो स्ट्रेप्स है उसका यूटिलाइजेशन क्लाइंट के अंदर क्यों किया जा रहा है, ये इसके बारे में बताया गया है। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है द क्लाइंट इज ए रिस्क ऑफ एविसरेशन, सेकंड है द क्लाइंट विल रिक्वायर फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेज, थर्ड है द स्ट्रेप्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ड्रेन एंड दैट आर इंसर्टेड इन द इंसिजन, नो सूचर्स और क्लिप्स आर यूज टू सूचर द इंसिजन्स। तो अगर इसमें राइट आंसर्स की बात करें तो बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर है, क्लाइंट विथ रिक्वायर फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेज, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेज होता है इसलिए उसमें मोंटगोमरी जो स्ट्रेप्स है वो इसमें यूज किया जाता है। रेशनल, Montgomery straps are used to secure dressing that require frequent dressing changes because the client with cholecystectomy usually has a large amount of drainage on the dressing. Montgomery straps are also used for clients who are allergic to several types of taps. This client is not at higher risk of eviscerations than other clients, so answer A is incorrect.
मोंटगोमेरी स्टेप्स आर नॉट यूज टू द सिक्योर द ड्रेन, ड्रेन को सिक्योर के लिए भी इसका यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें आंसर सी को भी इनकरेक्ट माना है। सुचर्स और क्लिप्स आर यूज टू सिक्योर द वुंड ऑफ द क्लाइंट हु इज हेड गॉल ब्लैडर सर्जरी, सो आंसर डी इज इनकरेक्ट। ओके, तो इस प्रकार से इसमें किस प्रकार से आंसर को माना गया है उसके बारे में भी इसमें रेशनल बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। द फिजिशियन हैज ऑर्डर that the client medications be administered intrathecally. The nurse is aware that medications will be administered by which method? Intravenously, rectally, intramuscularly और into the cerebrospinal fluid. ओके, इंट्राथिकल अगर अपने को मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करना है तो इसका राइट आंसर है into the cerebrospinal fluid, CSF फ्लूइड के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेट करना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रेशनल्स के बारे में। इंट्राथिकल मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। दिस मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस इज रिजर्व्ड फॉर द क्लाइंट विथ मेटास्टेसिस, द क्लाइंट विथ क्रोनिक पेन और द क्लाइंट विथ सेरिब्रोस्पाइनल इन्फेक्शंस। ओके, तो इस प्रकार से इसमें आंसर्स को माना गया है। क्वेश्चन 38 के बारे में बात करते हैं। Which client can best be assigned to the newly licensed practical nurse? 4 ऑप्शन है। The client receiving chemotherapy, the client post coronary bypass, the client with TORP, the client with diverticulitis। तो अगर इसमें राइट आंसर्स की बात करें तो राइट आंसर इसके अंदर होने वाला है द क्लाइंट विथ डाइवर्टिकुलाइटिस। इसका जो रेशनल है इसमें बताया गया है कि द बेस्ट क्लाइंट टू असाइन टू द न्यूली लाइसेंस्ड नर्स इज द मोस्ट स्टेबल क्लाइंट। इन दिस केस it is the client with diverticulitis, the client receiving chemotherapy and the client with coronary bypass both need nurse experience in these areas. Okay, so answer A and B are incorrect and answer D is incorrect because the client is transurethral prostatectomy might bleed, so this client should be assigned to the nurse who know how much bleeding is within normal limit. Question number 39. The nurse note the patient care assistant looking through the personal items of the client with cancer. Which action should take by the registered nurse? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर इसमें राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो रिपोर्ट दिस बिहेवियर टू द चार्ज नर्स, ये इसका इसमें राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 का रेशनल है जिसमें द बेस्ट एक्शन एट दिस टाइम इज टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द चार्ज नर्स। फर्दर एक्शन माइट बी नीडेड बट इट शुड बी डिटरमाइंड बाय द चार्ज नर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ओके, ये आंसर आपके लिए है, क्वेश्चंस आपके लिए हैं। द नर्स आवर हियर द पेशेंट केयर असिस्टेंट स्पीकिंग हार्शली to the client with dementia, the charge nurse should। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है चेंज द नर्सिंग असिस्टेंट असाइनमेंट, एक्सप्लोर द इंटरेक्शन विद द नर्सिंग असिस्टेंट, डिस्कस द मैटर विद द क्लाइंट फैमिली एंड इनिशिएट ए ग्रुप सेशंस विद द नर्सिंग असिस्टेंट। तो चारों ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 है जो आपके लिए इसमें दिया गया है कि आपको इसमें राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो फ्रेंड्स ये हो गए टोटल 15 to 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई ऐसा डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।